नमस्कार। एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि कोरोना की तीसरी लहर आई तो क्या करेंगे, कैसे बचेंगे उससे। डर का माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक दिलचस्प बात है, मज़ेदार बात है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, हमारे चिकित्सा विज्ञान वेत्ता बड़ी आसानी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वायरस की एक एक गतिविधि उनको दिखाई दे रही है कि वायरस कब कौन सी हरकत कर रहा है। वायरस इतना सूक्ष्म है कि सिर्फ उसको लेबोरेटरी में देखा जा सकता है, सारे लोग नहीं देख सकते। फिर भी एक तरफ से भविष्यवाणियाँ साफ साफ की जा रही हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। पहली लहर की घोषणा हुई, पहली लहर आ गई। दूसरी लहर की बात की गई, दूसरी लहर आ गई। अब तीसरी लहर की बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो कुछ कहा गया वो सब ज़्यादा मात्रा में गप निकला। बाकी चीज़ें नहीं पता। यह पता है कि वायरस कब क्या करेगा, लेकिन यह नहीं पता है कि इस वायरस का इलाज क्या है। इलाज पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। वैक्सीन तक बेकार जा रही है। कोई भी भरोसा नहीं है कि वैक्सीन कितना काम करेगी, कुछ भी गारंटी नहीं है। बनाने वाली कंपनियां ही कह रही हैं कि हर साल शायद वैक्सीन लगाना पड़े, 6 से 8 महीने, कोई कह रहा 4 महीने, कोई कह रहा ज़्यादा से ज़्यादा साल भर तक इसका असर रह सकता है। दूसरा ये है कि 6-7 महीने तो आपको यूँ भी मास्क लगाए रखना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह जितनी भी सावधानियां हैं वैसे के वैसे आप करते रहिए, वरना आप इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। तो वैक्सीन कुछ भी भरोसेमंद नहीं रही, यह भी साफ दिख रहा है। तो इलाज कुछ नहीं है, इलाज का तो अता पता नहीं, लेकिन वायरस का पता है कि वह क्या, कब, कैसे, कहाँ कर रहा है। बहरहाल असली सवाल ये है कि सचमुच तीसरी लहर आई तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जो सावधानियां बताई जा रही हैं करने के लिए शुरू से ही, अगर उनको और कड़ाई से किया गया तो तीसरी लहर और ज़्यादा खतरनाक होगी। वरना अगर हम थोड़ा सा नेचर को, प्रकृति को समझकर उसके साथ चलने की कोशिश करेंगे तो किसी भी तीसरी लहर का कोई मतलब नहीं है। हम उससे बड़े आराम से उबर सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। तो इस तीसरी लहर से जीतने का, लड़ने का, बचे रहने का क्या तरीका हो सकता है, मैं 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूँ। एक तो पहली बात यह है कि डर हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। हम अब तक जो डरते रहे, मेरी बात जिन लोगों तक पहुंच रही है उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि कृपया एक अभ्यास शुरू कीजिए कि खबरों पर ज़्यादा आप निगाह नहीं डालेंगे, निगाह भी डालेंगे तो उनसे घबराएंगे नहीं, निडर रहने का अभ्यास करेंगे। डर जो है आपके हार्मोन तक में बदलाव कर देता है। ये दुनिया के सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि डर और डर से पैदा हुआ तनाव इम्यूनिटी घटाने के लिए सबसे बड़े कारक बनते हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो तनाव में अगर आप रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो पहली शर्त यह है कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू साधारण होता है, वैसे ही यह है। यही लोग कह भी रहे हैं कि यह साधारण फ्लू है, सबको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, आपाधापी मचाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से धैर्य के साथ रहें तो बच सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, चूँकि धंधा है तो धंधे में दूसरी बात भी कही जा रही है। कुछ लोग एक तरफ ये बयान देते हैं कि सबको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोग ये बयान देते हैं कि नहीं नहीं, तुरंत अस्पताल पहुँचिए, आप देरी करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ये दोनों तरह की बातें हैं। कुल मिला के आपाधापी का माहौल बनाने की कोशिश, और उसमें वो लगातार सफल हैं। और इस आपाधापी के माहौल के नाते, डरावने माहौल के नाते, डर कर लोग अनाप शनाप दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं या डॉक्टर खिलाना शुरू करते हैं, और लोगों की हालत इसमें ख़राब हो रही है। तो पहला सवाल तो ये है कि डर को हमको निकालना है मन के अंदर से, डर पर हमें जीत हासिल करनी है। तो सबसे बड़ी सुरक्षा का उपाय तो यही है। दूसरी बात, इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए जो मैंने महसूस किया है, देखा है, अनुभव किया है तमाम लोगों का इलाज करते हुए, उसमें एक चीज़ मैंने महसूस की है कि सवेरे अगर आप 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें एक साथ, वो चीज़ें ये है। एक तो हल्दी के बारे में तमाम रिसर्च हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी के बारे में यहाँ तक कह दिया गया है, ये वैज्ञानिक ही हमारे कह रहे हैं कि अगर आपको कैंसर होने वाला हो, किसी ने कहा हो कि आपको 4-6-10 साल बाद कैंसर की संभावना है, और आप अभी से हल्दी खाना शुरू कर दें, तो आप मान कर चलिए कि कैंसर आपके नज़दीक से होकर निकल जाएगा, आपको आक्रांत नहीं कर पाएगा। कैंसर से आप बचे रह सकते हैं।
और हल्का फुल्का अगर कैंसर हो गया हो तो हल्दी उसको हल्के फुल्के ढंग से कुछ धकेलने का भी काम करती है, पीछे कुछ न कुछ रिलीफ करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। तो हल्दी एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, हल्दी ज़बरदस्त है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपके फेफड़ों को दुरुस्त रखती है, ऑक्सीजन का प्रवाह जो है खून में बनाए रखती है। तो हल्दी बड़े काम की है। ये केवल इसलिए नहीं कि दादी नानी के नुस्खों में शामिल रही है, हल्दी वास्तव में साबित कर चुकी है अपने आप को। तो एक चीज़ है हल्दी, दूसरी चीज़ है नीम। नीम के बारे में भी कहने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और कई तरह के इसमें गुण हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ये भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाती है। और इसके साथ तीसरी चीज़ है शहद। शहद के बारे में भी कहने की ज़रूरत नहीं है, साबित हो चुका है शहद का एनर्जी लेवल और कैसे ये खून को साफ़ करता है और कैसे खून में ऑक्सीजन के प्रवाह को, स्तर को ठीक बनाए रखने में मदद करता है। तो ये 3 चीज़ें, लेकिन कैसे लेनी है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैसे इन 3 चीज़ों पर मेरा भरोसा हुआ। मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई आयुर्वेद का समर्थक हूं, मैं या होम्योपैथी का समर्थक हूं, नेचुरोपैथी का समर्थक हूं, या भारत की परंपराओं का समर्थक हूं। समर्थन विरोध का मतलब नहीं है। मैंने दरअसल मैंने ये देखा कि ये जग्गी वासुदेव का नाम आपने सुना होगा, सद्गुरु जिनको कहते हैं। तो मैं उनकी विचारधारा पर नहीं जा रहा हूं, आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मानते हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं और बहुत खुले दिल से साफ ढंग से अपनी बात रखते हैं। उनकी बात अलग है, लेकिन वो ये काम करते हैं। वो काम ये है कि उनके जो शिष्य होते हैं, जो साधक होते हैं, सवेरे सवेरे जो है वो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नीम, और काफ़ी लोग तो केवल गुनगुने गर्म पानी से ले लेते हैं और कुछ लोग उसको एक गिलास में 1 चम्मच शहद घोला गर्म गुनगुने पानी में और उसके साथ लिया। तो ये आप ये देखेंगे, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ और जानता हूँ, और उनमें संक्रमण बहुत कम हुआ है। मतलब जग्गी वासुदेव के शिष्यों में संक्रमण बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? तो सारा अध्ययन करने के बाद मेरी ये समझ में आया कि उनकी दिनचर्या में ये ख़ास चीज़ बाकी लोगों से अलग है। तो हल्दी, नीम और शहद, ये तीनों मिलके आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी मजबूत करते हैं, आपके खून को साफ रखते हैं, खून में ऑक्सीजन के प्रवाह को बनाए रखते हैं, आपके एनर्जी लेवल, आपके ऊर्जा स्तर को मजबूत करते हैं और आपको दूसरे रूप में दरअसल एक शांतपूर्ण माहौल भी अंदर अंदर बनाते हैं। ये भी दिलचस्प है। तो इस नाते ये चीज़ आप जीवन भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं, हल्दी जो पाउडर होती है उसको गीला कीजिए, उसकी गोलियां, जैसे कंचे की गोलियां हैं या उससे आधे साइज की मटर के 2 दानों के बराबर गोलियां बनाइए। इसी तरह से नीम के पत्तों को पीस लीजिए, उसकी इसी तरह से गोलियां बना के सुखा लीजिए। इन गोलियों को रख लीजिए आराम से, कहीं भी आते जाते हुए भी अपने साथ, अपने जेब में या अपने बैग में आप रख सकते हैं, किसी डिब्बे में, कोई परेशानी नहीं है। शहद मिल जाए तो गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाइए, उसके साथ ये दोनों गोलियां सवेरे सवेरे खाली पेट, यानी शौच वगैरह से निवृत्त होने के बाद पहला काम यही। इसके 1 आध घंटे बाद ही कुछ खाने पीने का काम कीजिए। तो ये हमारे शरीर को कई तरह से मजबूत रखेंगी, ये चीज़ें कई तरह से सेहत के लिए लाभ पहुंचाएंगी और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगी। तो एक तरीका तो ये अच्छा है। दूसरा ये है कि खाने में सलाद की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको खाने में आप सलाद, खीरा, टमाटर, ककड़ी, जो भी सीजन के हिसाब से हो उसकी मात्रा, और ख़ास तौर से अगर टमाटर है तो उसकी मात्रा ज़्यादा आप रखें। तो ये अगर खाने के पहले आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये समझिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त है। शाम का खाना 8 बजे से पहले हो, 7 बजे से पहले हो तो और अच्छा है। तो यह भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से आप चलेंगे, सही समय पर खाना अपना ख़त्म करेंगे और सही नींद लेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए और बढ़ाए रखने के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये बस साधारण सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। कुछ मौसमी या कोई संतरा 1-2 दिन में अगर आप चूसते रहें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं, फेफड़े को सही सलामत रखने के लिए और विटामिन सी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। ये जो है कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तीसरी लहर किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। किसी मास्क की ज़रूरत नहीं है, किसी हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मास्क अगर आप ज़्यादा लगाएंगे, मेरा विश्वास है मास्क अगर आप ज़्यादा समय तक लगाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी लगातार कमज़ोर होगी।
यह बात समझ लेने की है। हमारे वैज्ञानिक या डॉक्टर ज़रूर कह रहे हैं कि मास्क लगाने से ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता, उन्होंने रिसर्च करके देख लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 10 साल बाद फिर रिसर्च करेंगे और कहेंगे कि मास्क लगवाकर हमने लोगों की इम्यूनिटी ख़राब की। और उसका सीधा रहस्य ये है कि देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है, बस साधारण विज्ञान प्रकृति के साथ खड़े होने पर ये बात समझ में आ जाएगी। हमारी नाक की डिज़ाइन कभी भी मास्क के हिसाब से नहीं की गई है। हमारी नाक को खुली, साफ़ सुथरी, स्वच्छ हवा चाहिए। स्वच्छ हवा से जो ऑक्सीजन जाएगी वही सही तरीके से शरीर में संतुलन स्थापित करेगी। जब हम मास्क लगाते हैं तो अपने शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वापस उसी को हमको खींचना पड़ता है। तो अंदर बाहर हम अपना ही कार्बन डाइऑक्साइड करते रहते हैं, अपना ऑक्सीजन लेवल कमज़ोर करते हैं, नीचे करते हैं। ये आप ऑक्सीमीटर पे भी अंदाज सकते हैं। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ, आपके घर में ऑक्सीमीटर हो तो बिना मास्क लगाए आप ऑक्सीमीटर से रीडिंग लीजिए। अगर 98, 99 आता है तो 1 घंटे मास्क लगाने पर आप देखेंगे कि 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा। अगर 99 है तो आप 97 हो जाएंगे, 97 हैं तो 95 हो जाएंगे, 98 हैं तो 96 पे आ जाएंगे। इस तरह से बदलाव होगा, 1.5 पॉइंट, 2 पॉइंट आप नीचे आ जाएंगे। तो दिन भर जो मास्क लगाएगा उसकी हालत क्या होगी? तो ये समझ लेने की है। बाहर निकलिए, जो भी कीजिए, आप अपने हिसाब से मास्क लगाकर सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, लेकिन घर में आइए, किसी पार्क में खड़े होइए तो कतई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। लंबी गहरी खुली हवा में सांस लीजिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी चीज़ यह है। और अंदर से मजबूती रखेंगे तो कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तय बात है। क्योंकि नेचर ने हमको अस्पताल लटका के नहीं भेजा हुआ है, हमारे शरीर को ही अस्पताल बनाया गया है। दरअसल शरीर की डिज़ाइन बीमार रहने के लिए की ही नहीं गई है, ये स्वस्थ रहने के लिए है। लेकिन हम जब ज़रूरी चीज़ों को किनारे कर देते हैं, काट देते हैं, शरीर तक पहुंचने नहीं देते, तब शरीर बीमार दिखने लगता है और हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस रहस्य को अगर हम समझेंगे तो बात बन जाएगी और मुझे लगता है कि किसी भी तरह से बिना भय के हम सुरक्षित रह पाएंगे, केवल कुछ चीज़ों से। इसके साथ उस समय जैसे लक्षण आएंगे उन लक्षणों के हिसाब से अगर प्रिवेंशन के तौर पर कुछ होम्योपैथी दवाएं ले ली जाएं तो भी बहुत तगड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त हो सकता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है और घबरा कर अनाप शनाप केमिकल वाली दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल दरअसल वहाँ से है। तो मुझे लगता है ये कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हम बड़े आराम से बचे रह सकते हैं और जीत सकते हैं तीसरी लहर कितनी भी ख़तरनाक हो। मेरी बात में कुछ दम लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ तो अच्छा होगा, लोगों को बल मिलेगा, हौसला मिलेगा कि तीसरी लहर कोई डरावनी चीज़ नहीं है, इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे बड़े आराम से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।